2,500 साल बीत चुके हैं, लेकिन एक नाम आज भी पावर, एम्बिशन और कॉन्क्वेस्ट के सिंबल के तौर पे याद किया जाता है, और वो नाम है अलेक्जेंडर द ग्रेट। एक ऐसा कॉन्करर जिसने अपनी छोटी सी जिंदगी में दुनिया का नक्शा बदल दिया। 20 साल की उम्र में थ्रोन संभालने के बाद कुछ ही सालों में ग्रीस से लेकर इजिप्ट, पर्शिया और इंडिया तक अलेक्जेंडर का कब्जा हो गया था। उस दौर में जब कम्युनिकेशन स्लो था, मैप्स इनकम्प्लीट थे और ट्रैवल को महीने या सालों लग जाते थे, अलेक्जेंडर ने हिस्ट्री का सबसे बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया था। ग्रीक फिलॉसफी, पर्शियन एडमिनिस्ट्रेशन और ईस्टर्न ट्रेडिशंस का उसने ऐसा कॉकटेल बनाया कि दुनिया देखती रह गई। आखिर अलेक्जेंडर ने ये सब कैसे किया? क्या वो सच में ग्रेट था, या सिर्फ एक एम्बिशियस यंग किंग जो सब कुछ जीत के भी खुद को जीत नहीं पाया? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। अलेक्जेंडर का जन्म 356 बीसी में एंशिएंट ग्रीक की राजधानी पेला मैसेडोनिया में हुआ था। अलेक्जेंडर के फादर थे फिलिप द सेकंड, जो मैसेडोन के किंग थे, और उनकी मां का नाम ओलिम्पियस था, जो फिलिप की 7 बीवियों में से एक थी। क्योंकि अलेक्जेंडर एक प्रिंस था, उसे वो सारे प्रिविलेजेस मिले जो एक किंग के बेटे को मिलते हैं। प्लूटार्क अपनी किताब द लाइफ ऑफ अलेक्जेंडर में लिखते हैं कि अलेक्जेंडर की पढ़ाई के लिए प्राइवेट ट्यूटर्स रखे गए, और इनमें से एक थे लियोनाइडस, जो फिलिप के रिलेटिव थे। लियोनाइडस एक स्ट्रिक्ट टीचर थे और उन्होंने अलेक्जेंडर को कॉम्बैट, हॉर्स राइडिंग और मिलिट्री टैक्टिक्स में रूथलेसली ट्रेन किया। कुछ साल बाद एक और टीचर अपॉइंट किए गए जिनका नाम लेसिमेकस था, और उन्होंने अलेक्जेंडर को म्यूजिक, पोएट्री में ट्रेन किया और उसको पढ़ना लिखना भी सिखाया। जब अलेक्जेंडर सिर्फ 10 साल का था, उनके फादर के पास एक ट्रेडर हॉर्स लेकर आया, लेकिन कोई भी उस हॉर्स को कंट्रोल नहीं कर पाया, जिसको देखकर फिलिप उस ट्रेडर को मना करने ही वाले थे कि अलेक्जेंडर सामने आया और बोला कि वो इस हॉर्स को काबू कर सकता है। ये सुनकर फिलिप थोड़े हैरान हुए, लेकिन वो थोड़े क्यूरियस भी थे और जानना चाहते थे कि क्या सच में अलेक्जेंडर के पास ऐसा करने की कैपेबिलिटी है, तो उन्होंने अलेक्जेंडर को परमिशन दे दी। फिर अलेक्जेंडर ने हॉर्स को अप्रोच किया और उससे पहले तो धीरे से बात की, फिर उसको सहलाया और धीरे से उस पर चढ़ गया और उसको आराम से राइड करने लगा। ये मंजर देखकर फिलिप इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने अलेक्जेंडर से कहा, माई सन, सीक अ किंगडम वर्दी ऑफ योर सेल्फ, मैसेडोनिया इज टू स्मॉल फॉर यू। इसके बाद उन्होंने उस हॉर्स को खरीद लिया और उसका नाम बुसेफेलस रखा। यही वो हॉर्स है जिस पर चढ़कर अलेक्जेंडर ने न जाने कितनी बैटल्स जीती। इसके बाद जब अलेक्जेंडर 13 साल का था, तब उसकी ट्रेनिंग एक अलग ही लेवल पर चली गई, जब फिलिप ने हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट फिलोसोफर माने जाने वाले एरिस्टोटल को हायर किया। अलेक्जेंडर को एरिस्टोटल ने मीजा में लोकेटेड टेम्पल ऑफ निम्प्स में डेली लेसन्स दिए। यहाँ पर अलेक्जेंडर ने दूसरे रॉयल बच्चों के साथ पढ़ाई की, जिनमें बहुत सारे बच्चे उसके अच्छे दोस्त बने और आगे चलकर उसके जनरल्स भी बने। एरिस्टोटल ने अलेक्जेंडर को रिलीजन, आर्ट, लॉजिक और फिलॉसफी में लेसन्स दिए, और इस ट्रेनिंग से किंग फिलिप इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने एरिस्टोटल के होम टाउन स्टाजिरा को रीबिल्ड किया, जो एक वॉर में डिस्ट्रॉय हो गया था, और वहां के सारे स्लेव्स को फ्रीडम भी दिलवाई। अलेक्जेंडर का पहला चैलेंज तब आया जब वो सिर्फ 16 साल का था। किंग फिलिप ने बिजेंटियम किंगडम पर वॉर डिक्लेयर कर दी थी और वो एक आर्मी को बैटल में लीड करने वाले थे। तो उन्होंने मैसेडोनिया को अलेक्जेंडर के हवाले छोड़ा और बैटल के लिए निकल पड़े। 16 साल के अलेक्जेंडर के लिए ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिसका लोगों ने फायदा उठाने का सोचा। थ्रेशियन मैडी नाम के एक यूरोपियन ट्राइब ने मैसेडोनिया के खिलाफ एक रिबेलियन शुरू कर दिया, ये सोचकर कि 16 साल के अलेक्जेंडर के अंडर किंगडम वीक हो गया है। अलेक्जेंडर को अंडर एस्टिमेट करने का कॉन्सिक्वेंस उनको जल्दी भुगतना पड़ा, जब अलेक्जेंडर ने आर्मी भेजकर उनको अपने टेरिटोरीज से भगा दिया और वहां पर दूसरे ग्रीक सिटीजन्स को सेटल करके उसको अलेक्जेंड्रोपोलिस नाम दिया। जब किंग फिलिप बैटल से वापस आए और देखा कि अलेक्जेंडर ने कैसे इस रिवोल्ट को हैंडल किया, तो वो काफी इंप्रेस हुए। इसके बाद उन्होंने अलेक्जेंडर को अपनी खुद की एक छोटी आर्मी अलॉट की और किंगडम के पोटेंशियल फ्यूचर रिवोल्ट्स को हैंडल करने की जिम्मेदारी दी। अगले 3 साल तक अलेक्जेंडर ने अपने पिता को उनके मिलिट्री कैंपेन्स में ज्वाइन किया।
इस कैंपेन में सबसे पहले उन्होंने इलाटिया और एम्फिसा के किंगडम्स को हराया और फिर खेरोनिया में उनका सामना एथेंस और थीब्स की आर्मी से हुआ और यहां पर शुरू हुई बैटल ऑफ खेरोनिया। फिलिप ने डिसाइड किया कि वे अपनी आर्मी की राइट विंग को कमांड करेंगे और अलेक्जेंडर लेफ्ट विंग को, जिसे उसने एक्सेलेंट तरीके से लीड किया और वो ये बैटल जीत गए, जिसके बाद ग्रीस का मेजॉरिटी हिस्सा फिलिप के कंट्रोल में आ गया। ग्रीस में कामयाब होने के बाद फिलिप की नजर पड़ी पर्शियन एम्पायर पर और इस बार वो फिर से अलेक्जेंडर को अपने किंगडम को संभालने की जिम्मेदारी देकर गए और अलेक्जेंडर ने दोबारा इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाया। जब फिलिप वापस लौटे उन्होंने एक और शादी करने का फैसला किया। उनकी होने वाली नई वाइफ का नाम क्लियोपैट्रा यूरिडिसी था। इस मैरिज ने अलेक्जेंडर के नेक्स्ट किंग बनने के सपने को थोड़ा धक्का पहुंचाया, क्योंकि क्लियोपैट्रा प्योर मैसेडोनियन थी और अलेक्जेंडर हाफ मैसेडोनियन, क्योंकि उसकी मां मैसेडोनिया से नहीं थी। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर क्लियोपैट्रा को बेटा हुआ तो वो अलेक्जेंडर से पहले थ्रोन का सक्सेसर बन जाता। प्लूटार्क अपनी किताब में लिखते हैं कि वेडिंग के बीच क्लियोपैट्रा के अंकल एटलस ने वाइन का ग्लास उठाते विश किया कि क्लियोपैट्रा को जल्दी से बेटा हो जाए, ताकि आगे चलकर मैसेडोनिया को एक ट्रू मैसेडोनियन किंग मिले। इसे सुनकर अलेक्जेंडर को इतना गुस्सा आया कि उसने एटलस के ऊपर अपना कप फेंक दिया और चिल्लाया, "यू विलेन, व्हाट एम आई देन? अ बास्टर्ड?" अपने पिता को चुप बैठे देखकर अलेक्जेंडर इतना हर्ट हुआ कि वो अपनी मां को लेकर एपीरस चला गया, जहां उसके अंकल किंग अलेक्जेंडर दी वन रहते थे। उधर मसेडोनिया में किंग फिलिप को क्लियोपैट्रा से एक बेटा भी हुआ, लेकिन वो अलेक्जेंडर के चले जाने की वजह से काफी दुखी थे। असल में वो अलेक्जेंडर को अपने सक्सेसर की पोजीशन से हटाना नहीं चाहते थे। फिर उन्होंने उसे मनाने के लिए मैसेज भेजकर वापस आने के ऑर्डर्स दिए और अलेक्जेंडर इन ऑर्डर्स को मानते हुए मैसेडोनिया वापस आ गया। लेकिन इसके बाद दोनों के बीच वो पुराना वाला इक्वेशन नहीं रहा। इसके बाद फिलिप ने अपनी बेटी, जिसका नाम भी क्लियोपैट्रा था, उसकी शादी अलेक्जेंडर के अंकल और खुद के ब्रदर इन लॉ किंग ऑफ एपायरस से फिक्स कर दी और देखते देखते शादी का दिन भी आ गया। वेडिंग शुरू हुई और जैसे ही किंग फिलिप ने थिएटर में एंट्री ली, उनके एक बॉडीगार्ड ने अचानक से उनको स्टैब कर दिया, जिसकी वजह से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस असैसिनेशन के रीजन के कई कन्फ्लिक्टिंग सोर्सेज हैं, लेकिन हिस्टोरियन डायोडोरस के अकॉर्डिंग वो बॉडीगार्ड जिसने असैसिनेशन किया, उसका नाम था पॉसनियस ऑफ अरेस्टस और अपेरेंटली अटालस के आदमियों ने उसका शोषण किया था और वो चाहता था कि किंग फिलिप उन लोगों को पनिश करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और जस्टिस न मिलने की वजह से उसने ये एक्सट्रीम कदम उठाया। किंग फिलिप की मौत के बाद अलेक्जेंडर को मैसेडोनिया का किंग डिक्लेयर कर दिया गया। अपने पिता के चले जाने से अलेक्जेंडर काफी सदमे में था, लेकिन उसको ये भी पता था कि अगर उसने कुछ कठोर डिसीजन नहीं लिए तो उसकी जान भी जा सकती है। इसके बाद अलेक्जेंडर ने कुछ ऐसे डिसीजन लिए जिसे देखकर लोगों की आत्माएं कांप उठी। हिस्टोरियन डायोडोरस के अकॉर्डिंग अलेक्जेंडर ने सबसे पहले अपनी मां के साथ मिलकर फिलिप की नई वाइफ क्लियोपैट्रा और उसके न्यूबॉर्न बच्चे को मरवा दिया। उस वक्त एटलस एशिया माइनर में था, तो अलेक्जेंडर ने वहां पर एग्जीक्यूशन ऑर्डर्स भेजकर उसको मरवा दिया और फिर एक एक कर अपने सारे पॉलिटिकल राइवल्स को चुन चुन कर मार दिया। इसके बाद जैसे ही ये न्यूज़ फैली कि फिलिप जैसा एक स्ट्रॉन्ग और डोमिनेंट किंग अब नहीं रहा और अब उसका 20 साल का बेटा किंग बन गया है, तो किंगडम में जगह जगह रिवोल्ट्स फिर से शुरू हो गए, जैसे कि हाल ही में कॉन्कर हुए एथेंस और थीब्स स्टेट्स, जिनको लगा कि वो अब फिर से इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। अपने एडवाइजर्स की बात न सुनते हुए अलेक्जेंडर इन रिवोल्ट्स को खत्म करने खुद 3000 सोल्जर्स की आर्मी लेकर निकल पड़ा। सबसे पहले वो थीब्स पहुंचा और पूरे शहर को डिस्ट्रॉय कर दिया और इसके बाद अलेक्जेंडर का खौफ बाकी किंगडम्स में दिखने लगा और रिवोल्ट्स ठंडे पड़ने लगे। इसके बाद अलेक्जेंडर जिस स्टेट में भी गया, वहां उसका बिना ऑपोजिशन के स्वागत हुआ और उसने अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग रूलर के तौर पर एस्टैब्लिश कर दिया। लेकिन अलेक्जेंडर इतने से खुश होने वाला नहीं था। एरिस्टोटल की टीचिंग्स ने उसको बचपन से एम्बिशियस बना दिया था और अब जब वो किंग बन गया था, उसको पूरी दुनिया पर हुकूमत करनी थी। साल था 334 बीसी
अलेक्जेंडर ने ग्रीस को अपने ट्रस्टेड मिलिट्री जनरल एंटीपाटर के हवाले छोड़कर 40,000 सोल्जर्स की आर्मी लेकर पर्शिया की ओर निकल पड़ा। अलेक्जेंडर मानता था कि पर्शियन किंगडम गॉड की तरफ से उसका गिफ्ट है। अलेक्जेंडर और उसकी आर्मी को पर्शिया में सबसे पहले रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा बैटल ऑफ ग्रानिकस रिवर में। यह रिवर अलेक्जेंडर की आर्मी के लिए एक बहुत बड़ी ऑब्स्टेकल थी। पर्शियन आर्मी को लीड कर रहे थे उनके मिलिट्री जनरल मेमनॉन ऑफ रोड्स। उन्होंने अपनी आर्मी, जो लगभग अलेक्जेंडर की आर्मी से आधी थी, उसको ग्रानिकस रिवर के आसपास पोजीशन किया और अलेक्जेंडर की आर्मी का वेट करने लगे। अलेक्जेंडर ने यहाँ पर अपनी मिलिट्री एक्सेलेंस दिखाते हुए वेज शेप्ड असॉल्ट की टैक्टिक को इस्तेमाल किया। नदी में अपनी आर्मी को उतारा और सीधा पर्शियन आर्मी के सेंटर पर अटैक कर दिया। कुछ सोर्सेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर अलेक्जेंडर खुद बैटल में उतरकर बहुत सारे पर्शियन सोल्जर्स को खुद मारा। एक सोल्जर ने उस पर एक्सिस से अटैक भी किया, जिससे वो ऑलमोस्ट मरने वाला था, लेकिन वो बच गया और अपनी सुपीरियर आर्मी की वजह से अलेक्जेंडर ने ये बैटल जीत ली। इस बैटल में पर्शियन आर्मी के लगभग 4,000 सोल्जर्स मारे गए और ग्रीक की कैजुअलिटी सिर्फ 50 के आसपास रही, जिसके बाद बचे हुए पर्शियन सोल्जर्स को वहां से भागना पड़ा। कुछ पर्शियन सोल्जर्स पकड़े गए और उनमें ऐसे सोल्जर्स भी थे जो पहले ग्रीक आर्मी में थे, जिन्हें अलेक्जेंडर ने ट्रेटर घोषित किया और उन सबको वहीं मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद अलेक्जेंडर लिडिया किंगडम की कैपिटल सार्डिस को कैप्चर करते हुए आयोनियन कोस्ट पहुंचा, जहां पर लोगों ने उसे बिना ऑपोजिशन के वेलकम किया और अलेक्जेंडर ने यहां पर लोगों को बताया कि वो अब पर्शियन रूल से फ्री हैं और वो अब डेमोक्रेटिक तरीके से जी सकते हैं। इसके बाद वो आगे मार्च करते हुए हलिकारनासस पहुंचा, जो कि एक कोस्टल फोर्ट सिटी थी और ये पर्शियन किंगडम का एक इंपॉर्टेंट नेवल बेस भी था, जिसके बड़े बड़े वॉल्स थे जिन्हें पार करना मुश्किल था। बैटल ऑफ ग्रानिकस हारने के बाद मेमनन ऑफ रोड्स अपनी आर्मी के साथ यहीं रुका हुआ था। अलेक्जेंडर ने इस फोर्ट को अपनी आर्मी से घेर लिया, फिर फोर्ट के बाहर टावर, रैम्स और कैटापल्ट्स बनाए और अटैक करने लगा। इसके जवाब में पर्शियंस ने रात में छुप के अटैक्स किए और अलेक्जेंडर के इक्विपमेंट्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, लेकिन इसमें ज्यादा सक्सेस नहीं मिली। मॉडर्न हिस्टोरियंस जैसे A.B. बॉसवर्थ के अकॉर्डिंग कि सीज लगभग 2 महीने तक चलता रहा, जिसके बाद पर्शियंस इन अटैक्स को और नहीं रोक पाए और फिर मेमनन ऑफ रोड्स के ऑर्डर्स पर सिटी में आग लगाकर समुद्र के रास्ते से भाग गए। इसके बाद अलेक्जेंडर ने हलिकारनासस को कैप्चर कर लिया और यहाँ की ओरिजिनल क्वीन आडा ऑफ कारिया, जिनसे ये सिटी छीनी गई थी, उन्हें वापस क्वीन बना दिया। बदले में एडा ने अलेक्जेंडर को एडॉप्ट कर लिया, जिससे इनडायरेक्टली हलिकारनासस पर अलेक्जेंडर का कब्जा हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हुए अलेक्जेंडर गॉडियम की कैपिटल फ्रिजिया पहुंचा और यहां पर कुछ ग्रीक लेजेंड्स के अनुसार अलेक्जेंडर को वहां के कुछ लोग एक श्राइन में ले गए, जहां पर एक चैरियट को एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से एक रस्सी से बांधा गया था, जिससे एक कॉम्प्लिकेटेड नॉट बन गया था। फिर उन्होंने अलेक्जेंडर को बताया कि जो भी इस नॉट को खोलेगा वही एशिया का रूलर बनेगा। इसे सुनने के बाद अलेक्जेंडर ने अपनी तलवार निकाली और एक ही स्विंग में रस्सी को काट दिया। इसके बाद अलेक्जेंडर साउथ की तरफ अपनी आर्मी लेकर बढ़ा, जहां पर अब उसका सामना एक बड़ी आर्मी से होने वाला था और ये आर्मी थी डारियस द थर्ड की, जो पर्शिया के एक्मेनिड एम्पायर का किंग था। फिर दोनों के बीच एक बैटल हुई, जिसे बैटल ऑफ इसिस कहा जाता है। डारियस की आर्मी के मुकाबले छोटी आर्मी होने के बावजूद अलेक्जेंडर के टैक्टिकल स्किल्स और ब्रेव अप्रोच ने उसे इस बैटल में जीत दिलवाई, जिसके बाद डारियस को अपना पूरा किंगडम छोड़कर वहां से भागना पड़ा। इसके बाद अलेक्जेंडर का खौफ हर जगह इतना बढ़ गया था कि जैसे ही वो किसी किंगडम की तरफ अपनी आर्मी लेकर आता, वो किंगडम अपने आप सरेंडर कर देता। 332 BC तक अलेक्जेंडर ने सीरिया और लेवांट पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद अलेक्जेंडर की नज़र टायर पर पड़ी, जो कि मेडिटेरेनियन कोस्ट में एक आइलैंड था। इस आइलैंड के चारों तरफ पानी और इसके बड़े दीवारों की वजह से इसे कॉन्कर करना मुश्किल था। पहले तो अलेक्जेंडर ने इस आइलैंड को 7 महीनों तक घेर कर रखा, फिर अपनी ब्रिलियंस का एग्जाम्पल देते हुए अपनी आर्मी से पानी में ही पत्थरों से भरा एक रास्ता बनवाया और आइलैंड में आर्मी घुसाई।
हिस्टोरियन एरियन ऑफ निकोमीडिया के अनुसार महीनों से वेट करने के बाद अलेक्जेंडर को इतना गुस्सा आया कि उसने आइलैंड में घुसते ही 8000 लोगों को मैसेकर कर दिया। इसके बाद अलेक्जेंडर अपनी आर्मी के साथ इजिप्ट की ओर बढ़ा और इस राउट में सारे किंगडम्स ने सरेंडर कर दिया। लेकिन एक किंगडम ने हार न मानने की हिम्मत दिखाई और वो किंगडम था उस समय का गाजा, जो कि एक पहाड़ पर स्थित था। यहाँ पर चढ़ाई करके सिटी में दाखिल होना काफी मुश्किल था, लेकिन अलेक्जेंडर ने ठान लिया कि उसको गाजा को कैप्चर करना ही है। उसकी आर्मी ने 3 बार सिटी में घुसने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। फिर आखिरी कोशिश में वो सिटी में घुस गए। इस दौरान अलेक्जेंडर के बहुत सारे सोल्जर्स मारे गए। खुद अलेक्जेंडर को भी अपने शोल्डर पर गंभीर चोट आई। इसके बाद अलेक्जेंडर इजिप्ट की ओर निकला, जहां लोगों ने उसे अपना सन ऑफ गॉड और लिबरेटर मानकर स्वागत किया और उसको अपने फेरो के समान माना। यहां पर उसने अलेक्जेंड्रिया सिटी की स्थापना की, जो आगे चलकर एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग सेंटर बनने वाली थी। इजिप्ट के बाद अलेक्जेंडर बेबीलोन के लिए निकला, जो पर्सिया की कैपिटल थी, और यहीं पर किंग डैरियस ने बैटल हारने के बाद रिफ्यूज लिया था। अलेक्जेंडर के पास अब भी 47,000 सोल्जर्स थे, लेकिन कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि डारियस के पास बेबीलोन में 10 लाख सोल्जर्स की आर्मी थी। 331 बीसी में दोनों आर्मीज का सामना हुआ गौगमेला में। अपनी आर्मी की सबसे आगे की लाइन में डैरियस ने चैरियट्स और हाथियों को रखा ताकि वो अलेक्जेंडर की आर्मी को कुचल सके। इसके जवाब में अलेक्जेंडर ने अपने ट्रूप्स को आगे रखा ताकि वो ठीक से चैरियट्स पर निशाना लगा सके। डैरियस खुद एक चैरियट में था और बैटल के दौरान वो अपनी चैरियट से गिर पड़ा और फिर एक घोड़े पर बैठकर वो फिर से बैटल से भाग गया, जिसे देखकर उसके सोल्जर्स भी भागने लगे और अलेक्जेंडर एक बार फिर बैटल जीत गया। इसके बाद अलेक्जेंडर ने दूसरे सिटीज जैसे सूसा और परसेपोलिस को कैप्चर किया और वहां सब कुछ लूट लिया। फिर उसने डैरियस को ढूंढकर उसको मारने का फैसला किया ताकि डैरियस उसके खिलाफ और कोई चाल न चल सके, लेकिन इससे पहले ही डैरियस के एक खास आदमी बेसस ने उसको मार दिया और उसकी जगह ले ली। इसके बाद अलेक्जेंडर बेसस को ढूंढते हुए एशिया में आगे बढ़ता रहा और इस दौरान अपने नाम से उसने कई सिटीज की स्थापना की। इवेंचुअली बेसस को उसी के जनरल्स ने धोखा देकर अलेक्जेंडर को सौंप दिया और उसको मार दिया गया। इसी कैंपेन के दौरान 327 बीसी में अलेक्जेंडर ने बैक्ट्रिया को कैप्चर किया और इस रीजन में स्ट्रॉन्ग अलायंसेस बनाने के लिए वहां के एक रूलर ऑक्सियार्टिस की बेटी रोक्साना से शादी की। अब अलेक्जेंडर की नजर पड़ी इंडिया पर। सबसे पहले उसने डेलीगेट्स भेजकर इंडियन किंग्स को सरेंडर करने के ऑर्डर्स दिए। कुछ छोटे किंगडम्स ने सरेंडर कर दिया और जिन्होंने मना किया उनको अलेक्जेंडर की वायलेंट आर्मी का सामना करना पड़ा। उनके विलेजेस और सिटीज को बड़ी बर्बरता से जला दिया गया। इसके बाद अलेक्जेंडर को सबसे चैलेंजिंग ऑपोजिशन मिला पंजाब के रीजन के किंग पोरस से, जो पौरवा किंगडम के किंग थे। फिर दोनों आर्मीज के बीच बैटल ऑफ हाइडास्पीस हुई। आरियन ऑफ निकोमीडिया अपनी किताब एनाबासिस अलेक्जेंड्री में लिखते हैं कि इस बैटल में अलेक्जेंडर की जीत हुई, जिसके बाद पोरस को कैप्चर कर लिया गया। लेकिन बैटल के दौरान अलेक्जेंडर पोरस की मिलिट्री टैक्टिक्स और ब्रेवरी से इतना इम्प्रेस्ड हुआ कि उसने पोरस को को-रूलरशिप ऑफर की। फिर दोनों के बीच एक डील हुई जिसमें यह डिसाइड हुआ कि अलेक्जेंडर पौरवा का नया किंग होगा, लेकिन पुरुष उसके अंडर में रूल करेंगे। इसके बाद अलेक्जेंडर ने हिस्ट्री में किसी भी रूलर से ज्यादा टेरिटरी कॉन्कर कर ली थी, लेकिन उसका एम्बिशन अब भी कम नहीं हुआ था और वो आर्मी को लेकर इंडिया में आगे बढ़ना चाहता था। लेकिन उसकी आर्मी बैटल्स लड़ते लड़ते अब थक चुकी थी, तो उन्होंने आगे जाने से मना कर दिया, जिसकी वजह से आर्मी में रिवोल्ट्स शुरू हो गए। अलेक्जेंडर के एक जनरल ने उसे बताया कि सोल्जर्स अपने फैमिलीज, अपने बच्चे और अपने होमलैंड को देखने के लिए तरस रहे हैं। यह सुनकर अलेक्जेंडर को अपने सोल्जर्स के लिए सिंपैथी महसूस हुई और उसने वापस जाने का फैसला किया। लेकिन अलेक्जेंडर अपनी आदत से मजबूर था और वापस लौटते वक्त भी वो छोटे छोटे विलेजेस को कैप्चर करता गया। इसके बाद अलेक्जेंडर जब पर्शिया वापस आया, तब उसको लोगों ने किंग ऑफ किंग्स बुलाते हुए स्वागत किया। अलेक्जेंडर को पर्शियन कस्टम्स बहुत पसंद आए और उसने पर्शियन हैबिट्स और ड्रेसिंग को अडैप्ट करना शुरू किया, जो अलेक्जेंडर के जनरल्स को बहुत अजीब लगा।
यहाँ से वापस जाते समय अलेक्जेंडर ने अपने पहले कैप्चर किए हुए रीजन्स में जाकर खुद के जनरल्स को एग्जीक्यूट किया जो करप्शन और इनजस्टिस में शामिल थे। 324 बीसी में अलेक्जेंडर पर्शिया के सूसा रीजन पहुंचा, जहां उसने पर्शिया से रिलेशंस को और मजबूत करने के लिए अपने जनरल्स और पर्शियन नोबल विमेन की मास शादियां करवाईं और खुद स्टेट एरा और पारिसाटिस नाम की 2 रॉयल पर्शियन विमेन से शादी की। हालांकि अलेक्जेंडर की 3 बीवियां थीं, कुछ हिस्टोरियन जैसे रॉबिन लेन फॉक्स और पॉल कार्टलेज के अकॉर्डिंग अलेक्जेंडर के मर्दों के साथ भी रिलेशन रहे, खासकर अपने क्लोजेस्ट फ्रेंड हेफेस्टियन के साथ। इसके बाद अलेक्जेंडर बेबीलोन पहुंचा और वहां कुछ दिन रुकने का डिसीजन लिया। यहां पर अलेक्जेंडर अरेबिया को कॉन्कर करने का प्लान बनाने लगा। इस दौरान अलेक्जेंडर रोज पार्टीज करता और खूब शराब पीता। 1 जून 323 बीसी की रात अलेक्जेंडर एक पार्टी में शराब पीकर नशे की हालत में अपने कमरे में आया और सो गया। रात को अचानक उसको बहुत जोर बुखार चढ़ा और उसकी हालत बिगड़ने लगी। हिस्टोरियन एरियन के अनुसार अगले 12 दिन अलेक्जेंडर की हेल्थ बिगड़ती रही। उसको बचाने की पूरी कोशिश की जा रही थी, लेकिन कोई भी दवा काम नहीं आई और आखिर में सिर्फ 32 साल की उम्र में अलेक्जेंडर ने दम तोड़ दिया। कुछ सोर्सेज ये भी क्लेम करते हैं कि अलेक्जेंडर को शायद किसी ने जहर देकर मारा था। दुनिया के सबसे बड़े किंग की मौत से पूरा एम्पायर शॉक में था। लोगों को यकीन नहीं आ रहा था कि इतना स्ट्रांग और ब्रेव किंग इतनी कम उम्र में चला गया। अलेक्जेंडर को अलेक्जेंड्रिया में दफनाया गया। आने वाले सेंचुरीज में अलेक्जेंडर का नाम ब्रेवरी के साथ एसोसिएट किया जाने लगा और कई एम्परर्स दूर दूर से उसको श्रद्धांजलि देने उसकी कब्र पर आते। कहा जाता है कि रोमन एम्परर ऑगस्टस भी उसकी बॉडी देखने आए थे। आज अलेक्जेंडर की टूम की लोकेशन दुनिया की एक मिस्ट्री बनकर रह चुकी है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसे वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत और टाइम लगता है, इसलिए आपका सपोर्ट हमारे मोटिवेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जाने से पहले कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आगे आप कौन से हिस्ट्री के पीरियड के बारे में वीडियोस देखना पसंद करेंगे। सी यू सून विद अनदर हिस्ट्री डॉक्यूमेंट्री।